आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि मिथेनॉल का घनत्व 0.793 kg पर लीटर हो तो इसके 0.25 मोलर के 2.5 लीटर विलयन को बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो मिथेनॉल का घनत्व दे दिया है। अब कह रहा है मोलरिटी में हमने परिभाषा पढ़ी थी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो अगर मोलरिटी 1 है तो इसका मतलब ये है कि 1 लीटर में 1 मोल हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, विलेय प्रेजेंट है। अब कह रहा है 0.25 m, इसका मतलब कि जो हमारा विलयन है उसके 1 लीटर में 0.25 मोल हमारा मिथेनॉल प्रेजेंट है। तो 2.5 लीटर में कितना होगा, तो इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए कह रहा है कि यदि मिथेनॉल का घनत्व 0.793 kg पर लीटर हो तो इसके 0.25 m के 2.5 लीटर विलयन को बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो इतना पहले 1 लीटर के लिए देखते हैं। तो मिथेनॉल का आणविक सूत्र कितना होगा, तो मिथेनॉल में C का 12 होता है, H का 3 हो जाएगा, एक H और है तो 4 हो जाएगा, क्योंकि एक H का 1 होता है तो 4 का 1 गुणे 4 4 हो जाएगा। तो 12 4 16 और ऑक्सीजन का 16 तो 32 हो जाएगा। अब 2.5 लीटर विलयन में के 0.25 m में मोलों की संख्या। तो 0.25 m का मतलब हमने बताया था कि 1 लीटर में 0.25, तो 2.5 लीटर में कितना होंगे, तो 0.25 में 2.5 का गुणा कर दिया तो ये आ गया 0.625 मोल। अब चूंकि मिथेनॉल का द्रव्यमान अब देखिए घनत्व हमको दे दिया है 0.793 kg पर लीटर। अब मिथेनॉल का द्रव्यमान कितना होगा, तो मिथेनॉल का आणविक सूत्र 32 है, इसका मतलब इसका अणुभार 32 है। तो अणुभार में अगर ये जो हमने निकाला है कि 2.5 लीटर में कितने मोल हैं, इसका गुणा कर दें तो मिथेनॉल का द्रव्यमान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल 1 लीटर में है और 2.5 लीटर में इतने मोल हैं और 1 मोल का द्रव्यमान 32 है, तो 0.625 मोल का कितना होगा, तो 32 गुणे 0.625। 1 मोल का द्रव्यमान है, क्योंकि मोलर द्रव्यमान इसीलिए कहा जाता है अणुभार को, क्योंकि वो 1 मोल का द्रव्यमान होता है और 1 मोल अणुभार के बराबर होता है। तो 1 मोल का द्रव्यमान इतना है तो हमारे 0.625 मोल का कितना होगा, अणुभार का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20 ग्राम। अब मिथेनॉल का घनत्व 0.793 kg पर लीटर दिया गया है। अब आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। तो द्रव्यमान हमारा 20 ग्राम हो गया, घनत्व हमारा 793। अब चूंकि ये केजी में है, किलोग्राम में, ये ग्राम में है, तो ये ग्राम में है तो इसको भी किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, 3 अंक बाद दशमलव आएगा, यानी 793 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.025 लीटर, अतः अभीष्ट आयतन 0.025 लीटर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जो हमारा दाब होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, और अगर दाब की हम परिभाषा जानना चाहते हैं तो दाब की परिभाषा होती है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगर पृष्ठ से 90 डिग्री पर कोई बल लगा दिया जाए तो उसी को दाब कहेंगे। तो दाब का SI मात्रक पास्कल नीचे दिया गया है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है यदि समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान 1034
सेंटीमीटर की पावर -2 है, ग्राम पर सेंटीमीटर की पावर -2 होना चाहिए। द्रव्यमान ये, हाँ, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, गलत लिखा है। तो पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए। तो पास्कल में हमको दाब कितना होगा ये बताना। तो त्वरण हमारा देखिए, चूंकि जो हवा के हमारे पास मॉलिक्यूल हैं समुद्र तल पर, वो पृथ्वी उनको अपने गुरुत्वीय बल से खींचेगी। तो यहाँ पर अगर हम बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण करेंगे तो जो त्वरण है ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण होगा। त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन इंग्लिश में। तो त्वरण ही यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लिया जाएगा। तो g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है, हमको पता है। अब हवा का द्रव्यमान 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। पर सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 1034 ग्राम हमारी हवा है। अब इसको किलोग्राम में बदला है तो 1000 का भाग दे देगा तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा 3 अंक छोड़ करके, ये आ गया। अब इसको अगर हम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर बदलेंगे तो 10⁻² इंटू 10⁻² यानी 10⁻⁴ से भाग देंगे तो ये 10⁻⁴ हो गया नीचे। अब दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल हमारा कितना होगा 1034 इंटू 9.8 अपॉन 10⁻⁴ पास्कल। क्यों? क्योंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान हमारा इतना है और त्वरण इतना है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण ये कर दिया। तो ये आ गया सॉल्व करने पर आ गया 10.13 गुणे 10⁻⁴ पास्कल यानी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अतः अभीष्ट दाब कितना आ गया 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो द्रव्यमान का SI मात्रक हमने पीछे पढ़ा था, किलोग्राम होता है। किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय मानक 1 किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्न पूर्व लग्नों को उनके गुणांकों के साथ लिखिए। तो ये जो लिखे गए हैं इनके मान गलत हैं, इनको सही करके लिखना है हमको। तो जो सही है उनको देख लेते हैं, गलत को देखने का कोई मतलब नहीं। तो माइक्रो 10⁻⁻6 के बराबर होता है, डेका 10 के बराबर होता है, मेगा 10⁻6 के बराबर होता है, गीगा 10⁹ के बराबर होता है, फेम्टो 10⁻⁻15 के बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं। तो सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण, सार्थक अंक का मतलब इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर। तो सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों, जो हमको पूरी तरह निश्चित रूप से ज्ञात हों। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं। तो अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं। अब देखिए इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब बताया है कि सिग्निफिकेंट फिगर आर दोज मीनिंगफुल डिजिट्स दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी। मतलब निश्चितता के साथ जिन अक्षरों को हम व्यक्त करेंगे उन्हीं को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। दे इंडिकेट अनसर्टेनिटी इन एन एक्सपेरिमेंट आर कैलकुलेटेड वैल्यू। जो ये नंबर होते हैं ये अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं किसी प्रयोग में या कैलकुलेटेड वैल्यू में, जो कैलकुलेट किया गया उसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम उदाहरण में देखें, इफ 15.6 ml इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर 15.6 ml कोई रिजल्ट आया है किसी प्रयोग करने में, देन 15 इज सर्टेन वैल्यू। 15 जो है निश्चित है, व्हाइल 6 इज अनसर्टेन। ये जो दशमलव के बाद 6 है ये अनिश्चित है। एंड द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर 3। 1 2 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर है। हेंस सिग्निफिकेंट फिगर आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर। तो सिग्निफिकेंट जो फिगर है उनको हम इस तरह डिसाइड करें कि जो टोटल नंबर हैं डिजिट यानी जो अंक हैं
इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, जो लास्ट में है उसको इंक्लूड करेंगे, दैट रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट, जो लास्ट में अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट को डिफाइन कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिया है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। हिंदी वर्जन में थोड़ा कहीं कहीं पर गलत दिया गया है। पेयजल के नमूने में क्लोरोफार्म, 17 नंबर क्वेश्चन, पेयजल के नमूने में क्लोरोफार्म जो कैंसर जन्य है से अत्यधिक संदूषित पाया गया। संदूषण का स्तर 15 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख के हिसाब से जोड़ेंगे, 10 की पावर 6 के हिसाब से, तो उसको ppm बोलते हैं। तो उसको लिखा गया है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब प्रति 10 लाख के हिसाब से, द्रव्यमान के आधार पर था। तो इसे द्रव्यमान प्रतिशतता में दर्शाइए। जल के नमूने में क्लोरोफार्म की मोलैलिटी ज्ञात कीजिए। मोलैलिटी क्या होती थी कि 1 किलोग्राम अगर विलायक यानी सॉल्वेंट ले लिया जाए तो उसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट हैं, तो उसको हम मोलैलिटी कहते थे। बार बार हम परिभाषा इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेयजल के नमूने में क्लोरोफार्म जो कैंसर जन्य है, जो कैंसर उत्पन्न करता है, से अत्यधिक संदूषित पाया गया, मतलब इससे ज्यादा पॉल्यूटेड पाया गया। तो अब इसे द्रव्यमान प्रतिशतता में व्यक्त करना है। तो देखिए ppm का मतलब हमने बताया था 10 लाख, 10 लाख का मतलब 10⁻6। तो चूंकि 10⁻6 ग्राम विलयन रखता है 15 ग्राम CHCl3। देखिए 15 ppm मतलब 15 पार्ट्स पर मिलियन द्रव्यमान के रूप में, मतलब 15 ग्राम है 10 लाख पानी में। 10 लाख मतलब ppm के हिसाब से अगर पानी है तो उसमें 15 ग्राम क्लोरोफार्म। तो 10⁻6 विलयन रखता है 15 ग्राम CHCl3। 10⁻6 को ही ppm बोले, इसलिए 1 ग्राम कितना रखेगा 15/10⁻6 ग्राम, इसलिए 100 ग्राम में कह रहा है। प्रतिशतता के हिसाब से व्यक्त करना, प्रतिशत का मतलब 100। तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो 15/6 × 10⁻2 या 100, तो यह आ जाएगा 15 × 10⁻4 ग्राम। अतः अभिष्ट द्रव्यमान प्रतिशत 15 × 10⁻4 ग्राम हो जाएगा। अब जल के नमूने में क्लोरोफार्म की मोलैलिटी ज्ञात करना है। तो मोलैलिटी क्या हमने अभी बताया कि मोलैलिटी का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम अगर हमारा सॉल्वेंट यानी विलायक है तो उसमें विलेय के मोलों की संख्या कितनी है। तो 10⁻6 ग्राम तथा जल CHCl3 विलयन में 15 ग्राम CHCl3, मतलब 10 ग्राम जो जल का नमूना है 10⁻6 ग्राम ppm में, तो उसमें 15 ग्राम CHCl3 है। तथा जल का द्रव्यमान अब इसमें कितना हो जाएगा, इतने में 15 ग्राम CHCl3 है। तो अब जल कितना होगा, ये 10⁻6 क्लोरोफार्म सहित है। तो अब जल कितना होगा, तो इसमें ये घटा दे 15 ग्राम, तो प्योर जल हमारा निकल आएगा। तो 15 ग्राम घटा दिए तो आ गया 999985 ग्राम। ऐसा क्यों घटाया, क्योंकि जल हमारा विलायक है और विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या ही मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी। तो इसीलिए हमको विलायक प्राप्त करना है। तो विलेय जो हमारा है 15 ग्राम CHCl3, उसको घटा दिया विलयन में। पहले विलयन था, यह पूरा जल भी था और CHCl3 भी था। तो उसमें जब ये विलेय घटा दिया सोल्यूट, तो हमारा विलायक बचा, तो इतने ग्राम। तो अब जल का द्रव्यमान आ गया। अब इतने ग्राम जल रखता है 15 ग्राम CHCl3, तो 1000 कितना रखेगा। हमने बताया था आपसे कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में कितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसी को मोलैलिटी कहते हैं, इसलिए 1000 में निकाल रहा है। तो 15/999985 × 1000 आ जाएगा। तो इसलिए ये सॉल्व करने पर अब ये देखिए 119 का मतलब है ये मोलर मास है CHCl3 का।
ये CaCl3 का मोलर मास है। तो इतने ग्राम जल रखता है 15 ग्राम CaCl3, इसलिए 1000 कितने ग्राम कितना रखेगा, तो 15 बटे ये हो गया गुणे 1000 हो गया। अब ये मोलर मास से जब भाग दे देंगे तो मोलरिटी निकल आएगी। तो ये हमने 15 बटे इतना किया 1000 बटे मोलर मास, ये CaCl3 का मोलर मास, ये इसका परमाणु भार अणु भार कह सकते हैं। C का 12, H का 1, Cl का 35.5 होता है, गुणे 3 कर देंगे तो ये जोड़ने पे आ जाएगा। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन है कि 1000 ग्राम सैंपल कंटेन्स 1.3 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ CaCl3 अभी हमने निकाला है। ये देखिए मास परसेंटेज में 100 ग्राम मास परसेंटेज, तो 100 से तुलना करेंगे तो 100 ग्राम में इतने ग्राम है, तो 1000 में 1.5 × 10⁻² ग्राम ऑफ CaCl3 होगा कि 100 बटे 1000 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस में 1 घट जाएगा। अब मोलरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो मोलरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म का मतलब ये आ जाएगा 1.5 × 10⁻² अपॉन मोलर मास ऑफ CaCl3। ये कर दें, ये फार्मूला डायरेक्ट हो जाएगा कि इतना ग्राम जो आ गया CaCl3 का, उसमें ग्राम बटे मोलर मास कर देंगे। N = W/m होता है, W हमारा मास हो गया और m हमारा मोलर मास हो गया। तो उससे जब भाग देंगे तो पहले मोलर मास दे के CaCl3 का निकाल लिया, तो C का 12, H का 1 और Cl के 3 है और 1 का 35.5 होता है, तो 3 का गुणा कर दिया, तो आ गया 119.5 ग्राम पर मोल, जो हिंदी वाली में डायरेक्ट लिख दिया था। इसलिए मोलरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर = 0.0125 × 10⁻²। ये कैपिटल M होना, ये ठीक स्मॉल m होना चाहिए। मोलरिटी के लिए स्मॉल m, कैपिटल M हमारा मोलरिटी के लिए होता है। तो ये आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 अंक खिसक के, तो इधर -2 और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.25 × 10⁻⁴ स्मॉल m या मोलरिटी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन, तो इसी में देख लेते हैं। तो 0.0048 है, इसको हम 4.8 × 10⁻³ लिख सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 3 अंक खिसक के, तो ऊपर 10⁻³ हो जाएगा। अब इसको लिखना है, तो अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो 10⁻5 का गुणा कर देंगे। इसी प्रकार ये है, इसमें पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 1 2 3, 10⁻³ का गुणा करेंगे। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, पॉइंट हम खिसका के 2 अंक इधर ले जाएंगे तो 10⁻² का गुणा करेंगे। इसमें हम देखते हैं 6.0012, तो ये वहीं पर है तो उसी तरह लिख दिया है, या इसको 10⁻0 भी लिख सकते हैं गुणा करके। इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी में इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर खिसकाया तो 1000, ये 1 2 3 अंक बाद खिसकाया तो 4.8 × 10⁻³ हो गया। यहाँ गलत लिखा है, 1000 का भाग देना चाहिए, पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो इसमें हिंदी में गलत बहुत लिखा है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो 1 2 3 4 5 जाएगा तो 10⁻5 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो 10⁻2 हो जाएगा, और ये उसी तरह लिखा है तो 10⁻0 हो जाएगा। ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने का मतलब है कि इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर है, फिगर है, यानी कहने का मतलब है कि जो सार्थक अंक है वो चेंज ना हो, इस तरह लिखना है। अब देखें निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो इसमें देखिए हमने बताया था कि इधर मजबूरी है और
पीछे जरूरी है, तो इधर मजबूरी वाले नहीं लिखेंगे। तो पॉइंट के बाद जो 0 होंगे, अगर इधर नंबर है तो नहीं लिखेंगे, तो 2 हो जाएंगे, 1 2। इसमें देखिए 208 है, 0 बीच में है तो गिना जाएगा, 3 हो जाएंगे। इसमें भी दोनों 0 गिने जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। अब इसमें देखिए दशमलव नहीं लगा है, पॉइंट नहीं लगा, तो बाद वाले 0 नहीं गिने जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। पॉइंट ये इसमें देखिए 500.00, तो पॉइंट के बाद 00 है, इसका मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट से नापा गया होगा उसने पॉइंट के बाद 2 अंक तक नापा होगा, इसलिए इनको गिना जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5। इसमें देखिए 2.0034 है, तो ये पूरे गिने जाएंगे क्योंकि 0 बीच में है, तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों तक निरूपित कीजिए। तो देखिए 34.216, 34.216, तो 3 सार्थक अंक 1 2 3, यहीं तक 3 सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 यहाँ तक। अब देखें हिंदी वाली बुक में गलत बहुत दिया है, 34.126 उसमें लिखा है 34.126, जबकि 34.216 है, 216 यहाँ पर सही लिखा है। इसको ध्यान दीजिए, तो 34.216 होगा, तो 34.2 हो जाएगा, 3 अंक तक सार्थक अंक। क्यों? क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन 2 के बाद चूंकि ये 5 से कम है तो 2 ही रहेगा। अब इसमें देखते हैं, इसी प्रकार इसमें भी है, 3 अंक तक लिखना है, तो ये 5 से कम है तो डायरेक्ट 10.4 लिख देंगे। इसमें देखिए यहाँ पर 0.04597, अब 3 अंक तक लिखना है तो इधर का 0 गिना नहीं जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ तक 9 तक सार्थक अंक लिखना है, तो 7 है, तो 7 चूँकि 5 से ज़्यादा है तो 9 1 बढ़ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, और ये 1 जो इसमें बढ़ेगा 10 की जगह 0 लिखेंगे, 1 बढ़ेगा तो 5 की जगह 6 हो जाएगा, तो ये 0.0460 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 3 अंक तक सार्थक अंक लिखना है, तो 2808 का 3 सार्थक अंकों तक निकटतम। तो अब देखिए इसका ये 1 बढ़ाएंगे तो ये 0 है तो 1 हो जाएगा, तो 28 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये ख़त्म हो जाता। लेकिन अब चूँकि ये संख्या 8 बहुत ज़्यादा है, अगर इसको 0 करेंगे तो इसमें और 28 282 में बहुत 281 में बहुत अंतर हो जाएगा, इसलिए 8 की जगह 0 लिख दिया गया, तो ये 2810 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जब डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा भिन्न यौगिक बनाती हैं तो निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। अब डाई नाइट्रोजन मतलब N2, डाई ऑक्सीजन का मतलब O2। यौगिक बना रहे हैं अभिक्रिया करके, तो 14 ग्राम से 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करती है, 14 ग्राम नाइट्रोजन से 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करती है, 28 ग्राम नाइट्रोजन से 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करती है, 28 ग्राम से 80 ग्राम। तो कह रहा है ये प्रायोगिक आंकड़े रासायनिक संयोजन के किस नियम के अनुरूप हैं, बताइए। खा में कह रहा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरिए। तो अब देखिए जो पहला क्वेश्चन था, गुणित अनुपात के नियम के अनुसार यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व से संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ये गुणित अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए कि ऊपर दिए गए उदाहरण में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के अनुपात में यदि नाइट्रोजन के द्रव्यमान निश्चित कर दिए जाएं तो ऑक्सीजन का अनुपात 1 2 1 2.5 या 2 4 2 5 है। इसको देखते हैं, ये लगभग 1 का अनुपात है, ये भी लगभग 2 का अनुपात है, ये लगभग 2 का अनुपात है, लगभग 2.5 का अनुपात है, लगभग 2.5 का अनुपात है। तो वही लिखा है 1 2 1 2.5। 14 16 में बहुत कम अंतर है तो 1:1 कर देंगे। 14 दूनी 28 होता है तो 32 के करीब 28 है तो 1 2 का रेशियो कर देंगे। 28 32 फिर 1 2 28 और 80, तो ये 8 3 24 84 होता, तो ये 1 3 का रेशियो हो जाता, लगभग पास में है। तो ये 30 3 को 90, अगर इसको ये
28 है तो लगभग 2.5 का रेशियो मान लेते हैं, तो ये 2.5 कर दिया। अब इसको और सिंपल करेंगे तो 2 का गुणा कर दें तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2.5 हमारा 5 हो जाएगा, 1 हमारा 2 हो जाएगा। तो ये गुणित अनुपात का या मल्टीप्लिकेशन का रेशियो है। अब देखिए निम्नलिखित में रिक्त स्थान को भरिए, तो इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। इंग्लिश में बहुत सिंपल दिया गया है। देखिए कैसे चेंज करेंगे। अब 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना था जो हमको क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको देखते हैं। तो 1 किलोमीटर में वैसे ही 1 किलोमीटर देखिए कैसे लिखा गया है, समझिए 1 किलोमीटर लिख दिया। अब ये चेंज ना हो और हमको मिलीमीटर में बनाना है तो ऊपर घटाते घटाते मिलीमीटर में चले जाएंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो वैसे ही क्रम से लिख दिया। अब ऐसे लिख देगा तो ऐसी संख्या का नीचे भाग देना है ताकि ये दोनों बराबर बने रहें, ताकि ये काटने पर फिर से 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर हो जाए। तो देखिए 1000 मीटर लिखा तो नीचे 1 किलोमीटर लिख दिया, काटेंगे 1 आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर लिखा तो नीचे 1 मीटर लिखा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 10 मिलीमीटर लिखा तो नीचे 1 सेंटीमीटर लिखा, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए अब ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 शून्य आएंगे तो 10⁻6 मिलीमीटर कर दिया। 1 किलोमीटर और 10⁻6 मिलीमीटर। अब 1 किलोमीटर को पिकोमीटर में बदलना है, पिकोमीटर बदलना है तो वैसे ही करेंगे कि 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर लिख दिया। अब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 मीटर अपान 1 किलोमीटर कर दिया ताकि काटेंगे तो बराबर हो जाए। अब 1 पिकोमीटर लिख दिया। 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं, तो 10⁻12 का भाग दे दिया ताकि इसको काटेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। अब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा और ये 3 ही है तो 15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर बराबर 10⁻15 पिकोमीटर। अब इसी हैंस 1 किलोमीटर, इसलिए 1 किलोमीटर बाद 10⁻6 मिलीमीटर हो जाएगा और बराबर 10⁻15 पिकोमीटर हो जाएगा। अब देखिए 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना है और फिर इसको नैनोग्राम में बदलना है। तो 1 मिलीग्राम फिर वैसे 1 मिलीग्राम लिख दिया। अब किलोग्राम में चेंज करना है तो ऐसा सेट करेंगे कि ऊपर केजी आए। तो 1 मिलीग्राम तो फिर 1 ग्राम लिखा बटे 1000 मिलीग्राम लिखा। ये मिलीग्राम से मिलीग्राम कट जाएगा। तो 1 ग्राम अपान 1000 मिलीग्राम लिखा। तो ये दोनों देखिए 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, कट जाएंगे 1 आ जाएगा तो 1 मिलीग्राम के बराबर रहेगा। इसी प्रकार आगे 1 किलोग्राम लिखा, नीचे 1000 ग्राम लिखा ताकि कट जाए तो 1 ही आए। तो ये हमारा अब चूंकि ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻3 हो गया, ऊपर जाएगा तो 10⁻−6 हो जाएगा। तो 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻6 किलोग्राम। अब देखिए अब इसको नैनोग्राम में बदलना। तो 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम लिखा, 1 ग्राम अपान 1000 मिलीग्राम गुणे 1 नैनोग्राम अपान 10⁻9 ग्राम, क्योंकि 1 नैनोग्राम में 10⁻9 ग्राम होते हैं। अब इसको सॉल्व किया तो ये 3 अंक है तो 3 अंक इसमें घट जाएंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा। तो 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻6 नैनोग्राम, इसलिए 1 मिलीग्राम में 10⁻6 किलोग्राम हो जाएंगे और ये बराबर होगा 10⁻6 नैनोग्राम के। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं। 1 ml बराबर 1 ml को ऐसे लिख दिया। अब 1 लीटर ऊपर लिखा क्योंकि लीटर में बदलना है तो 1 लीटर अपान 1000 ml लिख दिया। तो 1 ml बराबर 10⁻³ लीटर, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, नीचे 10⁻³ होगा, ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। अब ml को डेसीमीटर क्यूब में बदलना है। तो 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1। अब डेसीमीटर,
क्योंकि क्यूब में है और 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। तो ऊपर डेसीमीटर लिखा तो 10 सेंटीमीटर लिखा, फिर डेसीमीटर लिखा 10 सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर लिखा 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब में। क्यूब का मतलब 3 बार, तो 3 बार उसने लिख दिया। तो यह आ जाएगा 1 ml बराबर 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। इसलिए 1 ml बराबर 10⁻³ लीटर बराबर 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो तो 2 नैनो सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 सेकंड में देखिए प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। तो 2 × 10⁻⁹ सेकंड में, नैनो का मतलब 10⁻⁹ का गुणा, तो 10⁻⁹ गुणा कर दिया तो 2 × 10⁻⁹ सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। 1 सेकंड में जितना दूरी तय करता है उसमें 2 × 10⁻⁹ का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.600 मीटर। अतः प्रकाश दूरी तय करेगा 0.600 मीटर दूरी तय करेगा। अब 22 तक हो गया, अब आगे कल अध्ययन करेंगे।